बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दुनिया भर की सुस्ती, कमजोरी और काहली मेरी लड़की पर ख़त्म है। अम्मी की इवनिंग ट्रांसमिशन का आगाज़ खिलाफ तवक्को आज जल्दी हो गया था। उसने डिटाई की आला रिवायत कायम करते हुए उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए लेटे रहने की कोशिश की, मगर आज अम्मी फॉर्म में थी और मुसलसल उसकी मदद फरमा रही थी। उसे उठना ही पड़ेगा, मगर ये उठना आम उठना नहीं था। अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह पटक कर वो बाहर आई थी। 4 घंटे पहले तो आपका फरमान था कि दुनिया भर की सुस्ती, कमजोरी और काहली मुझसे शुरू होती है और 4 घंटे के अंदर अंदर ही मुझ पर खत्म होना शुरू हो गई। बंदे को अपनी जबान पर तो कायम रहना चाहिए। उसने सहन में आते ही बयान दागा था और फिर बरामदे के वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। अम्मी सहन में तकतर बेटी सब्जी बना रही थी। जबान देखी कैंची की तरह चलती है। उन्होंने उसकी बात पर आग बगोला होते हुए कहा, नहीं, मैंने तो जबान को कैंची की तरह चलते हुए नहीं देखा था। आप ऐसा करें, ये सीन रिकॉर्ड करवा के नीलम घर पहुंचवा दें, क्योंकि आप अक्सर मेरी जबान को कैंची की तरह चलते हुए देखती हैं। उसने आज बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा किया हुआ था। ऐसी औलाद से तो बंदा बेऔलाद बेहतर अच्छा है। अम्मी ने जैसे दुहाई दी थी, अब पछतावे का क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तौलिए से चेहरा खुश करते हुए उनकी तरफ देखे बगैर उसने तबसरा किया था। अम्मी ने उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए हस्बे मामूल लोगों की लड़कियों की कसीदे पढ़ना शुरू किए। लोगों की लड़कियों को देखा है क्या फर्माबरदार और ताबेदार होती हैं। माँ को पैर जमीन से नीचे उतारने नहीं देती कि आखिर हम किस लिए हैं। कभी मजाल है जो माँ के झिड़कने पर उफ भी कर जाएं। माएँ 100 जूते भी मारे तो हंस कर खाती हैं। हर काम में हर फन मौला होती हैं। हर एक का अदब लिहाज करती हैं। मजाले जो कभी किसी को तकलीफ हो जाए या किसी से ऊंची आवाज में बात भी कर ले। घर को आईने की तरह चमका कर रखा होता है, देखने वाला अश अश करता रह जाता है। और मजाले कभी वक्त ब वक्त सोएं, सुबह फजर की अजान के साथ बेदार होती हैं और ईशा की नमाज पढ़ते ही सो जाती हैं। अम्मी के किसी नादीदा तसव्वुराती मखलूक के बारे में कसीदों ने उस पर उल्टा असर किया। आप ऐसा करें, अम्मी के लोगों की लड़कियां ले आएं ताकि मेरी तो जान छूटे इस रोज रोज की तकरार से। इसने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया था। अम्मी अपने कसीदों को बेअसर जाता देखकर फिर भड़क उठी थी। लोगों की लड़कियों ने ही आना है यहाँ, मेरी बहुएं बनकर। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सदा नहीं रहोगी यहाँ, उन्होंने ही राज करना है यहाँ। तो बस फिर झगड़ा किस बात का है। मुझसे तो आपकी जान छूट ही जानी है। आप तो बस ये दुआ करा करें कहीं लोगों की लड़कियां भी मेरे जैसी ना निकलें, वरना फिर आप उन्हें किन लोगों की लड़कियों के कसीदे सुनाएंगी। वैसे लोगों की लड़कियां कोई इतनी फर्माबरदार और ताबेदार भी नहीं होती जितनी आप बता रही हैं। अगर माँ के सिखाने के बगैर ही उनमें कुछ हुनर गुण होते हैं तो इसकी वजह कोई आसमानी पैदाइश खूबी नहीं होती, बल्कि ये जो गली गली सड़क सड़क हर किस्म के कोर्सेज के इदारे होते हैं, ये सब उनका कमाल होता है। और अगर वो माँ को हिलने भी नहीं देती तो ये कोई आसान नहीं, जुल्म है। डॉक्टर कहते हैं अच्छी सेहत के लिए चलना फिरना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और बात करनी आती होगी तो किसी से ऊंची आवाज़ में बात करेंगी ना। जब मुंह खोलना भी नहीं आता तो किसी को अपना बात कैसे समझाएंगी। उसने तो जवाब में तकरीर कर दी थी। अम्मी ने खून का आखिरी घूंट पीकर आलू काटने पर इक्तफा किया। उसे कुछ और कहकर और मजीद कोई तकरीर सुनना नहीं चाहती थी। वो तौलिए से मुंह पोंछकर दोबारा सेन में आ गई थी। सेन में खड़े होकर छत की तरफ मुंह करके उसने जोर से आवाज लगाई थी, आसिम आसिम। तीसरी मंजिल से उसके भाई की गर्दन नमूदार हुई थी। हाँ बाजी, क्या बात है। ओए बात के बच्चे, 2 मिनट में नीचे आ। अच्छा, अभी आता हूँ। आसिम ये कहकर मंडेर से हट गया था। 1 मिनट शहर में टहलकर इंतजार करने के बाद वो दोबारा चिल्लाई थी, आसिम ओ आसिम। इस दफा फिर भाई मंडेर पर आया था। इससे पेशतर कि वो कुछ कहता वो धाड़ी थी, तुम नीचे तशरीफ लाते हो या मैं ऊपर आऊँ। नहीं, मैं तशरीफ लाता हूँ। वो उसके चेहरे के तासुरात से ही बहुत कुछ समझ गया था और अगले 2 मिनट में हाँफता कांपता सीढ़ियों तय करते हुए वो नीचे उसके सामने था। जी बाजी, क्या काम है। ये पानी पिलाओ मुझे। उसने बरामदे में रखे कूलर की तरफ इशारा किया तो उसके 10 साला भाई ने उसे मलामत भरी नजरों से देखा था। मुझे इतनी दूर से पानी पिलवाने के लिए बुलाया है, हालांकि कूलर सामने पड़ा है, खुद पी लेती। उसने कूलर की तरफ देखते हुए माँ से शिकवा किया था। हाँ, बड़ी दूर थे, तुम कोए काफ में बैठे थे ना। हेलीकॉप्टर में बैठकर 8 घंटे में पहुंचे हो यहाँ। पतंगे उड़ाने में बड़ा दिल लगता है तुम्हारा। बहन को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। चलो लेकर आओ अपनी किताबें। आसिम की ये सुनकर जान पर बन गई थी। बहुत गलत बात, बहुत गलत मौका उसने कह दी थी। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई उससे छोटे थे। एक 8 साल का था, दूसरा 10 साल का था, मगर वो सिर्फ कहने क्यों ही बड़ी थी। अक्ल और आदत के एतबार से वो इतनी ही पैदल थी जितने उसके भाई थे। उम्र उसकी 20 साल
और बामुश्किल एफए से पीछा छुड़ाकर उसने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया था। इकलौते होने के सारे नकाइस और खामियां इसमें बकसरत मौजूद थे। काम काज से उसे कोई दिलचस्पी ना थी और काम चोरी में उसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। माँ हजार बार कहती, चीखती चिल्लाती, मगर मजाल है जो उस पर कोई असर होता। हर बात का जवाब वो अपनी तरफ से बड़ी आला दलीलों से देने की कोशिश करती थी और दूसरों के साथ साथ उसे खुद भी एहसास होता था कि उसकी दलीलें बहुत बोंगी होती हैं, मगर इस बात ने कभी उसकी हिम्मत पसपा नहीं की थी। मगर ऐसा भी नहीं था वो कुछ करती ही नहीं थी। शौक उसने बहुत बड़े बड़े पाले हुए थे। पहला इब्तदाई और इंतहाई किस्म का शौक इंग्लिश में फेल होने का था और ये शौक उसे बचपन से ही था। पहले वो साल में 3 बार इस शौक को पूरा किया करती थी। फिर कॉलेज में आकर जब ये अरसा ज़्यादा तवील हो गया, पेपर्स के 2 साल बाद मुनक्किद होने की वजह से, तो उसने बार बार 3 बार इंग्लिश में फेल होने की दरख्शाएं रिवायत को कायम रखा और सितम दर सितम ये इंग्लिश में इन कारनामों के बावजूद उसने बीएससी इंग्लिश की लाजमी के साथ साथ लिटरेचर में भी ले लिया, क्योंकि आजकल डाइजेस्टों की कहानियों की ज़्यादातर हीरोइनों ने यही सब्जेक्ट पढ़ा होता है। हाँ भाई, उसका दूसरा बड़ा शौक डाइजेस्ट पढ़ने का था। बहुत डाइजेस्ट जमा किए रखी थी वो, कुछ दोस्तों से उधार लेकर, कुछ ज़बरदस्ती उठाकर और कुछ चोरी करके। बहरहाल डाइजेस्ट का एक ढेर उसने जमा किया हुआ था और हर डाइजेस्ट के ऊपर उसने बड़े प्यार से अखबार चढ़ाया हुआ था। एक शौक उसे खाने का भी था और वो हर एक चीज़ खा जाया करती थी जो खाने की काबिल होती थी। मसला सिर्फ खाने का होता तो फिर भी ठीक था, मगर बात से इससे कुछ बढ़ चुकी थी। इसके खाने की कोई हद ही नहीं थी। जो चीज़ वो खाने पर आती बस खाती ही चली जाती, चाहे वो टॉफ़ी हो या बिस्किट। बात सिर्फ इन चीज़ों के शौक तक रहती तो शायद सब कुछ ठीक ही रहता, मगर आजकल उसे जो शौक हुआ था वो ना सिर्फ नया था बल्कि बेहद खतरनाक भी था। मैंने तुम्हें कह दिया था, जो कुछ भी हो बस ये काम तो मुझे करना ही है। कॉलेज लान में दरख्त के नीचे बैठे अपनी 4 दोस्तों के सामने उसने ऐलान किया था। हाँ हाँ ठीक है, करना। हम कब मना कर रहे हैं, मगर कुछ सब्र और हौसले से काम लो। ऐसे काम जल्दबाजी में खराब हो जाते हैं। एनी ने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया था। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मगर कुछ आगाज तो हो। अभी तक मामला जूं का तूं है। अब हम क्या करें? जो हरबे हमें मालूम थे वो हमने तुम्हें बताए, अब उनका कोई फायदा नहीं हुआ तो हम क्या करें? इसकी दूसरी दोस्त सारा ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकते हुए कहा। लोग कितने आराम से तुमने कह दिया कि हम क्या करें। दोस्त क्या तुम जैसे होते हैं कि जरूरत पड़ने पर हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं? आखिर तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हें इतनी घटिया ख्वाहिश पालने की जरूरत क्या थी? आगे कम शौक पाल रखे हैं तुमने। सारा ने दूसरी बार घटिया का अल्फाज इस्तेमाल करने से दुर्रेक किया। जानती थी वो गले पड़ जाएगी। सारा जमाना ख्वाहिश पाले फिरता है। मैंने ऐसा कौन सा अनहोना काम कर दिया? उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। सारा ज़माना कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या तुम भी लगा दोगी? और सारा ज़माना बहुत अच्छे से काम भी करता है। कभी उन्हें फॉलो करने की कोशिश की है तुमने? हाँ, पैरवी करने का ख्याल आया तो बस लव मैरिज के सिलसिले में आया। सारा ने उसे अच्छी तरह झाड़ा था। उसका रद्दे अमल तवक्को के मुताबिक था। वो भें भें करके रोने लगी। बस जी, कहना क्या होता है, यहाँ तो ड्रामे 85 शुरू हो जाता है। सारा ने काफ़ी नागवारी से कहा था। बाकी तीनों दोस्तों ने बड़ी हमदर्दी से उसके मगरमच्छ के आंसू को देखा था। फिर एनी ने कहा, चलो अब रोना धोना बंद कर दो। तुम्हें क्या हुआ है? हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर कुछ सोचने तो दो। सना ने बड़ी फुर्ती से अपने आंसू खुश्क किए और ग्लूगेर की तरह आवाज कहा, हाँ तो कुछ सोचो ना। उसकी चारों दोस्तें सोच के समंदर में गुम हो गई और बड़े इत्मीनान से कचर कचर चिप्स खाते हुए उनका मुंह देखने लगी। काफी तवील खामोशी के बाद शाजिया ने सर उठाया था। एक ख्याल आया है मेरे पास। उन्हीं आइडियाज को इस्तेमाल करो जो तुम अफसानों में पढ़ती हो, शायद उन्हीं में से कोई तुक्का लग जाए। वो उसके मशवरे पर उछल पड़ी। क्या बात है तुम्हारी? क्या मशवरा दिया है तुमने? ये मशवरा पहले देती तो इतना वक्त जाया ना होता। लो जी, ख्याल आता तभी देना था ना, शाजिया ने नागवारी से कहा। और घर जाते ही वो स्टोर में घुस गई थी। दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक वो रसालों में से ढूंढ ढूंढ कर लव मैरिज के अच्छे आइडियाज कॉपी करती रही। अगले दिन कॉलेज में वो चारों दोस्तें फिर दरख्त के नीचे जमा थी। मैंने ये आइडियाज़ निकाले हैं, तुम लोग ज़रा देखो तो सही इन्हें, और फिर मुझे बताओ किस तरतीब से इन्हें ट्राई करना चाहिए। उसने कापी उनके सामने बढ़ा दी। वो चारों बड़ी दिलचस्पी से कापी पर झुकी हुई थी। एक तो ये नज़ियत अब्दुल्ला के अफसाने वाला आइडिया ठीक है। किसी भी खूबसूरत घर में घुस जाने वाला मॉडल टाउन का एक चक्कर लगाना पड़ेगा घर सिलेक्ट करने के लिए, मगर ये आइडिया बहुत अच्छा है। पहले नंबर पर तो इसी फरजाना ने पेन से नंबर का आगाज़ किया था और फिर उन्होंने 5 बेहतरीन आइडियाज़ का इंतखाब किया। मेरे ख्याल में फ़िलहाल इतने काफ़ी हैं। इनमें से कोई ना कोई तो काम आएगा ही, और अगर ये सब बेकार रहे तो फिर मज़ीद के बारे में सोचेंगे। शाजिया ने कॉपी बंद करते हुए कहा,
अब तुम ये बताओ कि तुमने कहीं अपने घर से कॉलेज तक के सफर में ऐसा घर देखा है जो बहुत खूबसूरत हो? फरजाना ने उनसे पूछा। उसने सर को थोड़ा सा खुजाकर कहा, तुम्हें तो पता है मैं वैन पर कॉलेज जाती हूँ और वैन में बिल्कुल आगे कोने में बैठती हूँ और वैन में इतना रश होता है कि बाहर कोई नजर नहीं आता। वैसे मेरा ख्याल है रास्ते में ऐसा कोई घर है भी नहीं जो मुझे अपने ख्वाबों का घर लगे। तुम्हारे घर के करीब वजुआर में भी तो ऐसा घर नहीं है ना? फरजाना ने थोड़ा मायूस होकर कहा था। सना ने सर नफी में हिला दिया। उसका मतलब है हमें मॉडल टाउन जाना ही पड़ेगा, इस बार शाजिया ने कहा था। और फिर एक दिन पांचों दोस्तें कॉलेज के बाद घर जाने के बजाय मॉडल टाउन की तरफ रवाना हो गई। मॉडल टाउन डी ब्लॉक के सामने विगन के स्टॉप पर विगन से उतरने के बाद उन्होंने पैदल अपने सफर का आगाज किया था। हर घर को बड़े गौर से देखते हुए वो ब्लॉक का चक्कर लगा रही थी। यार मुझे तो हर घर ही पसंद आ रहा है, मुझसे तो फैसला ही नहीं किया जा रहा कि कौन सा घर ठीक रहेगा। सना ने अपना मसला बताया था। ठीक है फिर तुम ऐसा करो, हर घर में बारी बारी जाओ, जहाँ कोई उल्लू फंस जाए बस समझ लेना वही तुम्हारा मुस्तकबिल का ससुराल है। सारा ने अपनी तरफ से इंतहाई दानिशमंदाना मशवरा दिया था, मगर पूरी पलटून ने उससे मलामती नजरों से देखा। यह सिर्फ मशवरा था भाई, सारा ने उनकी नजरों से घबराकर अपनी सफाई पेश की। तुम ऐसा मशवरा अपने पास ही रखो तो अच्छा है, सना ने तड़क कर उसे कहा। सना घर अच्छा है, वाइट मार्बल का है, इस राइटर ने भी कुछ इसी किस्म का घर बताया था। फरजाना अचानक एक घर के सामने ठिठक कर रुक गई थी। उसने राइटर का जिक्र ऐसे किया था जैसे उसने खुद उन्हें घर का पता लिखकर दिया था, इस ताकीद के साथ कि भाई वहां जरूर जाना। हाँ घर तो वैसा ही है। सना ने मोहतात अंदाज में घर पर नजर डाली थी। वो सब उस कोठी का जायजा इस तरह ले रही थी जैसे वहां डाका डालना हो। तो फिर क्या ख्याल है? सारा ने पूछा। तो बस ठीक है, तुम और सारा अंदर चले जाओ, हम आगे का एक चक्कर लगा कर आते हैं, फरजाना ने कहा था। ठीक है मगर ज्यादा दूर मत जाना, सारा ने उन्हें ताकीद की। नहीं भाई इसी सड़क पर रहेंगे, और जूता एक बार चेक कर लो। और सना तुम्हारी शलवार की पाइची एड़ियों से भी नीचे लटक रहे हैं, भागते हुए तो ये जूते के नीचे आएंगे और तुम गिर भी सकती हो, इसलिए शलवार को थोड़ा ऊपर करो, बल्कि टखनों से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे सारा के है। बालों में जरा ब्रश फेर लो और लिपस्टिक भी जरा दोबारा लगाओ। सना ने फरजाना की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया था। दोपहर के 2 बजे इस वीरान सड़क पर कोई न था, सो वो बड़ी आज़ादी से अपना काम कर रही थी। शाजिया ने बैग से परफ्यूम निकालकर उस पर छिड़का और उससे हेयर ब्रश और लिपस्टिक लेकर बैग में रख लिए थे। याद रखना, कुत्ते की आवाज़ सुनते ही दोनों भागकर बाहर आ जाना। ये इंतजार मत करना कि उसकी शक्ल नजर आए तो ही भागने की कोशिश करोगे। तुम लोगों को कुत्ते की रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं है और ना ही इससे कोई रिश्तेदारी है, इसलिए बेहतरीन रास्ता फरार है। और वो बाहर आ गया तो फिर सिर्फ तुम लोगों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी मसला होगा। एनी ने किसी जंगी कमांडर की तरह उन्हें हिकामत अल्लाह समझाई थी। तुम फिक्र मत करो, अब हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, सना ने उसे तसल्ली दी थी। बस फिर ठीक है, हो जाओ रवाना, शाजिया ने उन्हें कहा था और वो खुद तीनों उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए आगे निकल गई थी। वो दोनों टहलने के अंदाज में आगे बढ़ी और गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने इधर उधर निगाह डाली थी। वसी और अर्ज लॉन में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या लोन है यार, सारा ने बेइख्तियार दाद दी। सना उसकी बात पर बड़े फखरिया अंदाज में मुस्कुराई थी, जैसे ये सारा कमाल उसका हो। कोई कुत्ता वगैरह भी नजर नहीं आ रहा। सारा ने इधर उधर देखकर कहा था, अब क्या करें, अंदर चले जाएं या यहाँ ही रहें? ऐसा करते हैं जरा पीछे से भी होकर आते हैं, जरा देखे तो सही पीछे भी लोन ही है या कुछ और है। सना लान में दाखिल हुई। सारा ने उसकी पैरवी की। दोनों बड़े मजे से लॉन में टहलते हुए घर की अगबी हिस्से में पहुंच गई और वहां पहुंचते ही दोनों के कदम एक साथ मंजमद हुए। लॉन की बिल्कुल वस्त में एक बड़े शेड के नीचे एक अदद स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल के पास रखे हुए स्टैंड यूस बुलंद आवाज में टिन ट्यूनर का कॉर्ड बजा रहा था। स्विमिंग पूल के पास टेबल पर ऑरेंज जूस का एक गिलास पड़ा था और कुछ कैसेट्स, मगर जिस चीज ने उन्हें साकित किया था वो बाथ गाउन पहना हुआ एक मर्द था। अभी अभी वो स्विमिंग पूल से बरामद हुआ था और बाथ गाउन पहनकर उसने दोनों हाथों से माथे के बाल हटाए थे। फिर वो जूस का गिलास लेकर चेयर पर बैठ गया था। वो बिलाशुबा बेहद ही खूबसूरत था। कम से कम उन्होंने आज तक इस जैसा बंदा नहीं देखा था। वो 6 फीट से भी निकलते हुए कद का मालिक था। उसका रुख उन्हीं की तरफ था, मगर अभी तक उसने उन्हें देखा नहीं था। बहुत खुशकिस्मत है सना, बहुत खुशकिस्मत। एक तवील खामोशी को सारा ने तोड़ दिया। चलो आगे चलते हैं इसके पास, सना ने उसे जवाब देने के बजाय मशवरा दिया था। धड़कते दिल के साथ उन्होंने उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 2 ही कदम उठाए थे कि उसकी नज़र उन पर पड़ गई। इतनी दूर से भी उसके माथे पर पड़ने वाले बल साफ नजर आते थे। उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसने जूस का गिलास मेज पर रखकर उनकी तरफ कदम बढ़ाए। उनकी नब्ज और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो उनके सामने आकर रुक गया। अमेरिकन लहजे में बहुत रवा इंग्लिश में उसने पूछा था, हु आर यू एंड हाउ डू यू
कम इन। इसकी इंग्लिश सुनकर उन दोनों के औसान खता हो गए थे। सवाल मुश्किल नहीं था मगर अचानक किया गया था। इस राइटर के अफसाने में तो ऐसा नहीं था। सना ने मध्यम से सरगोशी की थी, मगर यहाँ हो रहा है। उससे उर्दू में ही जवाब दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी इंग्लिश सुनकर वो मजीद कोई सवाल कर दे, वो भी इंग्लिश में ही। इतनी ही मध्यम सरगोशी में सारा ने उसे जवाब दिया था। वो उनसे कुछ फासले पर खड़ा था, उन्हें घूरते हुए जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सना हूँ और ये सारा है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपका घर बहुत अच्छा लगा तो अंदर देखने चले आए। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। इट इज माई फॉल्ट। सना को उसका जुमला सुनकर झटका लगा था। चंद लम्हों के लिए वो नादिम सी हो गई थी, मगर फिर उसने रात को 3 घंटे लगाकर याद किए जाने वाले डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिए। मैं सच कह रही हूँ, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा। हसीन व खूबसूरती का ऐसा शाकार आज तक मेरी निगाह से नहीं गुजरा। ये खूबसूरती और नफासत इस घर के बासियों के आला ज़ौक़ की तर्जुमानी करती है। Whatever you want to say it in simple Urdu, so that I could understand it. But at present you are doing just the other way around. बड़े तीखे अंदाज में आबरू उचकाते हुए उसने कहा था। सना का पूरा मंसूबा एकदम पानी में गर्क हो गया था। Now see, I know this is a nice house, but this colony is full of such houses, and I don't think there is anything special about my house. All right, do remember that this is not Taj Mahal or Shimla Garden, which you could visit as often as you wish. This is my house, not a public place. So don't come here again. I hate girls doing such disgusting things. Now please move out. इस बंदे ने बहुत ठेर ठेर कर कहा। शायद उसे इनकी इंग्लिश की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इंग्लिश में ही नहीं, जो कुछ कहा था वो हुर्फ ब हुर्फ उन्हें समझ आ गया था। सिर्फ धमाके देने की कसर छोड़ी थी। उसने इन दोनों में अगर शर्म होती तो इस स्विमिंग पूल में कूदकर जान दे देती, जिससे वो कुछ देर पहले तुलू हुआ था। मगर इस नायाब चीज़ से वो इस तरह महरूम थी जिस तरह हमारी सियासतदान। धीमे कदमों के साथ लटके हुए चेहरे लिए वो इस घर से बाहर आई थी। इस शख्स से कभी रोमांस नहीं करना चाहिए था, जैसे उर्दू ना आती हो। सारा ने बाहर आते ही फरमाया था, शायद इसने भी तुम्हारे ही कॉल पर अमल किया है, बस उर्दू के बजाय इंग्लिश समझकर। सना ने उसकी तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो वो शख्स पहली नज़र में ही अच्छा नहीं लगा था। शर्म हया तो उसे छू कर नहीं गुजरती। ज़रा लिहाज नहीं था कि वो मशरक़ी लड़कियां सामने खड़ी हैं तो बात गाउन में अच्छी तरह बांध कर ले, पर कहाँ कितनी दीदा दुलेरी से सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें तो पता है मैं किस कदर मजहबी और मशरक़ी रख रखाव वाली लड़की हूँ। मेरा तो वैसे भी ऐसे बंदे के साथ गुजारा ही नहीं हो सकता। और फिर देखो ज़रा, मुरव्वत नहीं थी। चलो हम तो किसी और मकसद के साथ गए थे, मगर ये भी हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत पड़ जाए और वो अंदर चला जाए। उसे तो इतना ही लिहाज नहीं आया कि बैठने की ऑफ़र ही कर देता। सारा कान लपेटे उसकी शिकवाओं की बयान सुन रही थी। चलो कोई बात नहीं, दफ़ा करो, बहुत घर हैं, यहाँ कहीं और ट्राई करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अपने घर के इस तरह के नाम क्यों रखते हैं। सारा ने एक घर पर लगी ज़मीर हाउस की नेम प्लेट देकर कहा था, क्यों भाई इस नाम को क्या हो गया? सना, घर अच्छा है, यहाँ ट्राई करो। एनी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा था। हाँ अच्छा तो है, चलो देखते हैं। फिर ज़रूरी तैयारी के बाद सना एक बार फिर सारा के साथ उस घर का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। और अंदर दाखिल होते ही उसने पोर्च में एक नौजवान को मोटरसाइकिल धोते हुए देखा। शक्ल अच्छी है इसकी, डायलॉग दोहरा लो एक बार जहन में, सारा ने सरगोशी की थी। बाइक को पानी वाले पाइप से धोते हुए उस नौजवान ने अचानक नज़र उठाई थी और उन दोनों को देखकर उसने पाइप ज़मीन पर फेंक दिया। शर्ट की आस्तीनें सीधी करते हुए वो उनकी तरफ चलने लगा। काफ़ी बाहया नौजवान ने। सारा ने एक बार फिर सरगोशी की थी। जी आप कौन हैं? उसने करीब आकर पूछा था। असल में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, आपका घर अच्छा लगा तो अंदर चले आए देखने के लिए। मुझे खूबसूरत घर देखने का बहुत शौक है, सना ने रवानी से कहा था। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। अच्छा शौक है, लेकिन हमारा घर इतना भी खूबसूरत नहीं है। खैर आप आई हैं तो ज़रूर देख लें, इस नौजवान ने बड़े खलूस से कहा था। आ जाएंगे कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गए। इन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और फिर उसके पीछे चल पड़ी। आपका नाम क्या है? सना ने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल शुरू कर दिया। मेरा नाम आदिल है, उसने मुड़कर बड़े मुअद्दिब अंदाज में जवाब दिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है और इनका नाम सारा है। हम दोनों ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ। लाउंज का दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा था। वो दोनों उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ वही हैं। क्यों, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सना ने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। मेरी बस 3 बहनें हैं और वो तीनों शॉपिंग पर गई हैं और अब्बू अमेरिका में होते हैं। इस इकलौते होने का सुनकर सना का शेरो खून बढ़ गया था और जब वो उसकी अम्मी से मिली तो उसे अपनी मंजिल और करीब लगने लगी थी। वो इतनी खुश इखलाक और मोहब्बत से मिली थी जैसे बरसों से उन्हें जानती हो।
आदिल उन्हें साथ लेकर पूरा घर घुमाता रहा था और सना ने तारीफों के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो भी सना की तरह खासा बातूनी था और उसका सारा ध्यान भी सना की तरफ था। जब वो पूरा घर देख चुकी तो आदिल की अम्मी चाय तैयार कर चुकी थी। उनके इनकार के बावजूद उन्होंने इसरार करके उन्हें चाय पिलवाई। आइंदा भी अपने दोस्तों से मिलने आना तो यहाँ ज़रूर आना, उन्होंने खास तौर पर ताकीद की थी। फिर जब वो आदिल के साथ जाने के लिए लाउंज से बाहर निकली तो सना बेतहाशा खुश थी। उसका दिल इस राइटर पर कुर्बान जाने को चाह रहा था जिसके आइडिया ने उसका मुस्तकबिल संवार दिया था। वो आदिल के साथ गेट की तरफ जाते जाते ख्यालों में बहुत दूर निकल चुकी थी। आदिल ने उनके लिए गेट खोला और कहा था, बाजी आप फिर कब आएंगी? सना ने सट पिटाकर सारा को देखा। उसके पौन घंटे की मेहनत एक बार फिर गर्क हो गई थी। बताएं बाजी, आदिल ने पूरी सवाल किया। बेड़ा गर्क तेरा मरदूद, उसकी बड़बड़ाहट सिर्फ सारा को सुनाई दी थी और उसने उसकी तर्जुमानी के फ़राइज़ संभालते हुए उसके अल्फाज की ट्रांसलेशन की। जब खुदा इधर लाए तो ज़रूर आएंगे और खुदा जल्दी लाएगा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो सना का बाजू पकड़कर बाहर निकल आई थी। अपने पीछे उन्होंने गेट बंद करने की आवाज़ सुनी। शर्म नहीं आई उसे मुझे बाजी कहते हुए? 3 बहनें कम है उसकी जो अभी और बाजियों की तलाश है। 3 घंटे उसकी बकवास सुन सुनकर सर दुख गया और ये खबीस कह रहा है बाजी फिर कब आएंगी? इस राइटर के अफसाने में ऐसा भी नहीं होगा? सारा ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। आज के मर्दों की खवातीन से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। सना ने आखिरी नतीजे में यही अखज़ किया। उनके चेहरे के तासुरात देखकर उनकी दोस्तों को कुछ कहे बगैर ही सब कुछ समझ आ गया था। एक आखिरी मर्तबा और ट्राई कर लेते हैं, बस फिर कोई और आइडिया इस्तेमाल करेंगे। घर का इंतखाब सोच समझकर करना, सना ने बिगड़े अंदाज के साथ कहा था। फिर एक सड़क पर उन्हें चंद बहुत खूबसूरत घर नजर आए। वो उन्हें अच्छी तरह से देखने के लिए 2-3 बार चहलकदमी के अंदाज में उन घरों के सामने से गुजरी और जब चौथी बार वो एक आखिरी नज़र डालने के लिए दोबारा वापस मुड़ी तो कमांडो के लिबास में मलबूस, स्टीम गन कंधे पर लटकाए 6.5 फीट का एक गेट कीपर उनका मुंतजिर था। करीब आने पर उसने कहा था, मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ। कभी तुम इधर जाती हो, कभी तुम इधर जाती हो, कभी तुम गेट के सामने खड़ी हो जाती हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा था। सना को भड़कने में बस 1 मिनट लगा। कहीं ना कहीं तो उसे अपना गुस्सा उतारना था। उसने बुलंद आवाज में पठान चौकीदार से कहा, हम इधर डाका डालने आए हैं। घूम फिर कर देख रहे हैं कि किस दीवार से चढ़ना आसान है और बेहतर होगा, मगर अब हमने सोचा है कि दीवार के बजाय गेट फैलांग कर अंदर जाते हैं। एक तो इससे वक्त बहुत बचेगा और आपको तो पता ही है कि वक्त कितना कीमती होता है, और दूसरा हमारे कपड़े भी ठीक ठाक ही रहेंगे, सिलवटें ज़रा कम ही पड़ेंगी। और आपको तो पता है लड़कियों को हमेशा वेल ड्रेस रहना चाहिए। सिलवटों वाले कपड़े पहनकर लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, कितनी फूहड़ लड़कियां हैं, इनसे कोई काम भी नहीं होता। और आपको तो पता है फूहड़ लड़कियों को रिश्ते ज़रा मुश्किल से ही मिलते हैं। अब हम ये तय कर रहे थे कि गेट फैलांग कर जाएंगे तो फिर आपसे क्या सलूक करें, सिर्फ आपको भांड डालें या फिर बेहोश करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो शक्ल से पहले ही आप बेहोश नज़र आ रहे हैं, मगर खैर एहतियात भी लाजमी है। अब हमने ये तय करना था कौन सा सामान कौन अपने बैग में लेके जाएगा, ज्वेलरी कौन अपने बैग में लेके जाएगा, फर्नीचर कौन, मगर आपने बीच में दखल अंदाजी करके सारा मामला ही ख़राब कर दिया। अब हमारा मूड ही नहीं रहा डाके डालने का, इसलिए जा रहे हैं। वैसे तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर खैर फिर कभी सही, खुदा हाफिज। वो ये कहकर अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से चल पड़ी। चौकीदार हक्का बक्का उसे जाता देखता रहा। फिर उसने घर के अंदर घुसकर मजबूती से गेट बंद कर लिया था। तुम भी अजीब सी हो सना। हाँ हूँ फिर, उसने फरजाना की बात पर अकड़ कर कहा था। अब बताओ क्या करना है? एनी ने पूछा था। करना क्या है, एक आखिरी बार किसी घर में ट्राई कर लेते हैं। काम बन गया तो ठीक है, वरना फिर किसी दूसरे आइडिया पर गौर करना पड़ेगा। शाजिया की बात पर उसने सर हिला दिया और फिर चंद मिनटों की दो तक के बाद उन्होंने एक घर मुंतखब कर ही लिया। हस्बे मामूल वो सारा अंदर दाखिल हो गई थी, मगर इस बार दोनों में पिछली जोश व खरोश की कमी थी। इस बार भी उन्हें अंदर कोई नज़र नहीं आया था। अल्लाह मियाँ अब तो हीरो मिलवा दे, अब तो चल चलकर पाँव भी टूटने लगे हैं। सना की दुआ इस बार फ़ौरन कबूलियत पा गई। एक शानदार सी गड़गड़ाहट के साथ हीरो की एंट्री हुई थी। जर्मन नस्ल का एक खुबरू और वर्जिशी जिस्म का मालिक कुत्ता एकदम अगबी लॉन से बरामद हुआ था। वो दोनों इस वक्त तक पोर्च में पहुंच चुकी थी। कुत्ते को एकदम अपने सामने देखकर पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। हाँ, जब कुत्ते ने ज़ोरों शोर से भौंकना शुरू किया तो अचानक उन्हें याद आया कि इस मौके पर उन्हें भागने की हिदायत की गई है, और फिर उन्होंने ओलंपिक चैंपियन कार्ल लुईस की स्पीड से भागना शुरू किया था और भागते हुए दोनों ने अपने बैग भी वहीं फेंक दिए थे। उन्हें भागता देखकर कुत्ते की गैरत जाग उठी थी। वो पहले 2 बार ऊपर छलांग, फिर आगे और फिर पीछे, और जब उसकी बैटरी चार्ज हो गई तो उसने इन दोनों के पीछे भागना शुरू कर दिया था। और इतनी उसकी रफ्तार नहीं थी जितनी उसकी आवाज़ थी। सना और सारा उसके पहुंचने से पहले ही गेट पार कर चुकी थी, मगर उनसे वो फाश गलती हो गई थी जो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी।
और जिसे ना करने के लिए उन्हें 3,347 बार नसीहत की गई थी। वो गेट बंद करना भूल गई थी। ना सिर्फ उसे बंद करना भूल गई, बल्कि भागते हुए उन्होंने उसे चौपट खोल दिया। कुत्ते ने भी बड़े शान से भागते हुए गेट पार किया था। सड़क पर आगे टहलती हुई इनके दोस्तों ने कुत्ते के भौंकने पर पीछे मुड़कर देखा था और एकदम उन्हें सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास हो गया था। बेड़ा गर्क इनका, ये अपने कौन से चाचा को साथ ले आई हैं? फरजाना ने भागने की तैयारी करते हुए कहा, और उससे पहले कि कोई दोस्त कुछ कहती, उसने भागना शुरू कर दिया। बाकी दोनों ने भी उसकी पैरवी की, मगर अब मसला ये था कि सारा और सना तो आराम से भाग आई थी, क्योंकि उन्होंने पाँव में कोट शूज़ पहने हुए थे, मगर बाकी तीनों दोस्तों ने 1.5 इंच की हीलें पहनी हुई थी और उनसे भागा नहीं जा रहा था और कुत्ता था कि सर पर पहुंच रहा था। मगर फिर एक अचानक मुआवजा हुआ। जिस घर से कुत्ता बरामद हुआ था, वहीं से एक नौजवान भी भागता हुआ बाहर निकला था और उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कुत्ते को पुकारा था, जैक स्टॉप, कम बैक। और जैक साहब इस आवाज़ पर मशीन की तरह घूम गए। बड़ी सबक रफ्तारी से भागता हुआ वो वापस उस नौजवान की तरफ गया। वो पाँचों रुक गई थी। इस खबीस का कुत्ता है, फरजाना ने कहा। हाँ, इसी का होगा, वरना इस तरह उसकी तरफ जाता क्यों? आओ सारा, जरा बैग लेके आए और अपने और 2-4 से अभी सुना आए। सना ने फूली सांस के साथ आसीने चढ़ाते हुए कहा। फिर तेज कदमों के साथ वो दोनों इस नौजवान की तरफ चल पड़ी, जो कुत्ते को चमकाते हुए उन्हें ही देख रहा था। ये तुम्हारा कुत्ता है? करीब जाते ही सना ने उसे झिड़क कर पूछा था। यकीनन मेरा ही है। बड़ी भौंकने की आदत डाली है इसे, कोई इंसानों वाली आदत नहीं सिखाई। सना ने अपनी तरफ से अक्लमंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मशवरा दिया है, और उसके जुमले पर शिद्दत रह गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने उन्हें कहा था, आई एम सॉरी के सना ने उसकी बात दरमियान से ही काट दी थी। किस बात के लिए? कुत्ता हमें काट नहीं सका इसलिए? देखिए, कुत्ता पीछे भाग जरूर आता, मगर ये कभी आपको काटता नहीं। सना ने नौजवान की तरदीद को अक्सर रद्द कर दिया था। क्यों? तुम कैसे कह सकते हो काटता नहीं है? तुमने इसकी नीयत का हाल कैसे जानते हो? इसलिए जानता हूँ कि ये मेरा कुत्ता है। अगर आप भागती नहीं तो ये कभी भी आपके पीछे नहीं भागता। काटने की तो बात दूर है, जिन्होंने काटना नहीं होता वो पीछे भी नहीं भागते, और तुम जैसे लोग कुत्तों को खुला छोड़कर क्या साबित कर। देखिए, अब आप बदतमीजी कर रही हैं। मैंने आपसे एक्सक्यूज़ कर लिया, आपको बताया भी है कि ये कुत्ता किसी को काटता नहीं, मगर आप फिर भी एक छोटी सी बात को खामखा बढ़ा रही हैं। वह वाकई उकताया हुआ लग रहा था। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? ये कुत्ता मुझे काट लेता तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते, और अगर कहीं 14 इंजेक्शन ना लगवाती तो मेरे दिमाग पर असर हो सकता था, और तुम्हारे नज़दीक ये सब मामूली है? सना ने उसे धाड़ कर कहा था, और उसका जवाब सुनकर उसे मजीद पतंगे लग गए थे। कुत्ते के काटे बगैर भी आप मुझे मेंटल केस ही लग रहे हैं। हाँ, उसके काटने से शायद आपको अफाका हो जाता, क्योंकि जहर को जहर ही मारता है, मगर इस सूरत में मुझे अपने कुत्ते को 14 टीके लगवाने पड़ते हैं। वो फौरी तौर पर समझ नहीं पाई कि इसने मजाक किया या फिर तंज, मगर इसका पहली से हाई पावर और हाई हो गया था। तुम शुक्र करो मैंने तुम्हारे कुत्ते को बख्श दिया, वरना और चंद मिनट तुम बाहर ना आते ना तो मैंने इसे शूट कर देना था। पिस्टल रखी हुई है मैंने अपने बैग में, उसने सफ़ेद झूठ बोला था। मगर बैग तो आप यहाँ छोड़कर भाग गई थी, फिर पिस्टल कहाँ से लाती? मगर मेरा ख्याल है शायद आप इसी तरह कुत्ते के आगे भागती हुई पूरी कॉलोनी का चक्कर काटकर दूसरी तरफ से दोबारा मेरे घर आती, फिर अपना बैग उठाकर पिस्टल निकालती और फिर मेरे कुत्ते पर निशाना लगाती और फिर फायर कर देती, और इतनी देर तक मेरा कुत्ता फिल्मी विलन की तरह आपके सामने खड़ा रहता, आपको फायरिंग का मौका देता। वाकई आपकी प्लानिंग तो फूल प्रूफ है, और मेरी वजह से वाकई आपका मंसूबा ख़राब हो गया। मगर चलें, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कर लें। वो ये कहते हुए गेट के अंदर उनके बैग उठा लाया था। बड़ी संजीदगी से उसने बैग उन्हें थमा दिए थे। अब आप पिस्टल निकालें और इस कुत्ते को शूट कर दें। चलो भाई ठीक है, सामने हो जाओ और मरने की तैयारी कर लो। उसने कुत्ते को उस तरह कहा था जैसे उसकी फोटोग्राफी खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के सामने खड़ा हो। वो वाज़ेह तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार तो पिस्टल नहीं है, मगर अगली बार ज़रूर लाऊंगी। सना ने दांत पीसते हुए बैग कंधे पर लटका कर कहा था। ओ ज़रूर, ताकि मैं 2-4 और कुत्तों को भी मरने के लिए इकट्ठा कर लूँ। वो यकीनन अभी सारी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम्हारे कुत्ते का कोई कसूर नहीं, शूट तो तुम जैसे बदतमीज़ को करना चाहिए। आइडिया अच्छा है, चलें आप मुझे ही शूट कर लीजिएगा। वैसे मुझे इतराफ़ करना चाहिए कि आप वाकई एक ज़हीन खातून ने, बुराई की जड़ को बड़ी जल्दी आपने दरियाफ्त कर लिया। वो भला का हाजिर जवाब था। दफ़ा करो सना, चलो ख्वामखा वक्त बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? ऐसे लोगों पर किसी बात का असर नहीं होता। सारा ने उसका बाजू खींचते हुए कहा, भाई आप तो भला की नज़र शनास और हकीकत पसंद वाकई हैं। बहुत तरक्की करेंगे आप ज़िंदगी में। इस बार वो सारा से मुखातिब हुआ था। खून का घूंट पीते हुए दोनों अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ी। दोबारा ज़रूर आइएगा, मैं और मेरा कुत्ता इंतज़ार करेंगे आपका और आपकी पिस्टल का। ज़रूर लाइएगा। उन्हें अपने पीछे से उसकी बुलंद आवाज़ सुनाई दी थी। बगैर मुड़े और पीछे देखिए वो अपने दोस्तों के पास पहुंच गई थी, जो गुस्से में भरी हुई उन दोनों की तरफ देख रही थी।
कितनी हिदायत दी थी तुम दोनों को, कहा गए वो अपने साथ साथ तुमने हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर गेट बंद करना भूल ही गई थी तो कम से कम हमारी तरफ भागकर आने की कोशिश तो ना करती। मगर तुम लोगों ने सोचा कि हम तो डूबेंगे सनम, फिर तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन लोगों की जली कटी सुनती वो दोनों खामोशी से उनके साथ चल पड़ी। फिर अब क्या करना है? तीसरे ही दिन वो एक बार फिर कॉलेज में अपनी दोस्तों से पूछ रही थी, लव मैरिज का भूत अभी भी तुम्हारे सर से नहीं उतरा? सना, शर्म करो, बल्कि खुदा का खौफ करो। सारा ने उसे फटकारा था, तुम वो ओज ना करो और मशवरा दो। सना ने उसे टिका कर जवाब दिया, तुम अपने मोहल्ले या हमसायों में से रोमांस करने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक राइटर की हीरोइन हमेशा हमसायों की रोमांस करती है और ये रोमांस हमेशा कामयाब रहता है। वैसे भी इसमें पहले आइडिया की तरह कोई खतरा नहीं है। एनी ने उसकी अफसानवी आइडियाज की कॉपी को छान पटक कर देखते हुए कहा, लो, मोहल्ले में रोमांस करने में तो सबसे ज्यादा खतरा है। एक तो हमारे मोहल्ले में कोई ढंग का लड़का नहीं है, और जो दो चार हैं वो कमबख्त मेरे अब्बा की और मेरी इतनी इज्जत करती है कि नज़र उठाकर नहीं देखते। मुझे अल्लाह किसी को इतनी इज्जत ना दे। सना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी दोस्तों ने उसकी दिल खोल के महसूस किया था। कोई कज़न भी नहीं है तुम्हारा? फरजाना ने उनसे पूछा था। जो दो चार हैं उन सबकी शादी हो गई, और वो जिस किस्म के हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनकी शादी हो चुकी है। यानी ये भी नहीं हो सकता? फरजाना ने फिक्रमंदाना अंदाज में कॉपी खपते हुए कहा था। कोई बिछड़े हुए ताया चाचा नहीं है तुम्हारे जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी करके घर छोड़ दिया हो? हो सकता है कि उनका ही कोई बेटा हो। हमारी एक और राइटर के अफसानों में ऐसा ही होता है। फरजाना ने फिर सर उठाया था। हमारे ताया चाचा इतने अक्लमंद कहाँ थे? सारा ने सना की बात पर अचानक सर उठाया था और फिर बड़े फलसफाना अंदाज में कहा, सना, तुम्हारे अब्बा ने कभी दूसरी शादी तो नहीं की? हो सकता है उनकी पहली बीवी से, पहले शोहर से कोई औलाद हो, या तुम्हारी अम्मी के बाद अगर उन्होंने कोई शादी की हो तो तुम्हारी दूसरी अम्मी का कोई भाई हो। सना ने अपने पाँव से जूता निकालकर उसे मारा था। फिटे मुंह तेरा, कोई ढंग का मशवरा ना देना। लो भला, मैंने ऐसा क्या कहा? इस मौजू पर भी अफसाने लिखे गए हैं। सारा ने अपने कंधे को सिलाते हुए कहा था, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि खुद ही किसी आइडिया को चुन लो? तुम लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि चलो हमारे इतने ढेरों के हिसाब से भाई और कज़न है, इनमें से किसी के साथ ही तुम्हारी लव मैरिज करवा देते हैं। सना की बात पर वो चारों एकदम मोहतात हो गई थी। भाई, मेरे भाई ने तो साफ कहा है कि लव मैरिज नहीं करनी, जब भी करेंगे अरेंज ही करेंगे, और अगर वो तुम चाहती हो तुम मैं कोशिश करके देखती हूँ। फरजाना ने बिलाखिर कहा, मेरे भाई की तो बात ही तय हो चुकी है, तुम जानती हो। इस बार एनी बोली थी, लव मैरिज के हक में तो मेरा भाई भी नहीं है, शादी तो वो भी अरेंज ही करेगा। हाँ, लव अफेयर चलाने में उन्हें कोई इतराज़ नहीं। शाजिया ने उसे अपना मसला बताया। भाई, मेरा भाई तो सिरे से शादी के हक में ही नहीं है, लव मैरिज से दूर की बात है। उसका ख्याल पैदा होकर ही वो एक हिमाकत कर चुका है, अब शादी करके दूसरी हिमाकत नहीं करेगा। सारा ने अपनी फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट भाई की फ़िलासफ़ी बयान की। किस किस्म की तरबियत है कि तुम लोगों ने अपने भाइयों की क्या अचार डालोगे? तुम जो तुम्हारी दोस्त के काम ही नहीं आ सके। याद रखो, दोस्ती हर खूनी रिश्ते से बड़ी होती है, और वो कौमें मिट जाती हैं जहाँ दोस्त दोस्ती निभाना भूल जाएं। सना ने अपने ज़माने की मकबूल अदाकारा के अंदाज में अपने पूरे जज्बात डायलॉग्स के ज़रिए अपने दोस्तों तक पहुँचाने की भरपूर मगर नाकाम कोशिश की। तो फिर अब तुम ही बता दो, हम क्या करें? अगर अल्लाह ने हमें इस कदर बाहया और बाकिरदार भाई दे दिए हैं तो उन्हें क्या कहें हम? एक दोस्त लव मैरिज करना चाह रही है, वाई नॉट यू? तुम कुर्बानी के बकरे बन जाओ और इस दुनिया को तबाह होने से बचा लो। सारा ने भरपूर जमाई लेकर कहा था, तो क्या हर्ज है ये बात कहने में? तुम्हें मेरी फ़िलॉसफ़ी भाई का पता नहीं है? वो वाकई कुर्बानी का बकरा बनने पर असरार करेगा। हाँ भाई, फिर दो मेरे गले पर छुरी। अगर दुनिया मेरे मरने से ही बच सकती है तो ऐसा ही सही, मगर शादी वो फिर भी तैयार नहीं होगा। सारा ने बड़े हमदर्दाना अंदाज में सना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह फ़ोन वाला आइडिया अच्छा है और आसान भी है, इसे ट्राई क्यों नहीं करती? डाइजेस्ट के राइटर्स के अक्सर रोमांस ऐसे ही होते हैं। इस बार कॉपी शाजिया के हाथ में थी और वो ही बोली थी, मगर इसमें मसला ये होता है कि पता नहीं चलता बोलने वाले की शक्ल व सूरत कैसी है और है कौन, फिर उसके बारे में पूछ गछ कौन करता फिरेगा। मगर रोमांस तो फिर भी हो सकता है, बाकी बातें तो बात की बात है। बंदा अच्छा मिलेगा या बुरा, ये तो किस्मत की बात है। एनी की बात सना को पसंद आई थी, चुनाचे अब इसी आइडिया को ट्राई करने का फैसला किया गया। अगले दिन उसने शाम से नंबर घुमाने शुरू किए। पहला नंबर मिलने पर किसी लड़की ने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर दूसरा नंबर मिलाया। अब की बारी किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। हेलो कहने के बाद सना की समझ में नहीं आया आप क्या कहे, मगर खैर बात तो करनी थी। ये 592650 है, इसने पूछा था। जी यही नंबर है, आप कोने में सना हूँ। कौन सना, और आपको किससे बात करनी है? आप शादीशुदा हैं? वो आदमी सना के इस सीधे सवाल पर चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। जी शादीशुदा हूँ, मगर आप कौन हैं और क्यों पूछ रही हैं? आप अगर शादीशुदा हैं तो बहुत ही बदकिस्मत आदमी हैं। एक गो हर नायाब आपके हाथ आते आते रह गया और आपने मेरा वक्त और पैसे भी ज़ाया कर दिए।
आइंदा फ़ोन सुनते ही सबसे पहला जुमला यही कहा करें कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि लोग का वक्त ज़ाया ना हो। ये कौम पहले ही बहुत वक्त ज़ाया करती है और हमारे पास तरक्की करने का वाहिद तरीका ये है कि हम वक्त की कदर करें। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। तीसरी बार नंबर मिलाने पर फ़ोन किसी लड़के ने उठाया। हेलो, मैं सना हूँ। उस लड़के की तरफ से हेलो सुनते ही अपना तारुफ करवाया। ओ सना, ये तुम हो, मगर तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? और यकीनन उसे कोई और सना समझा था। सना की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। तुम्हें कोई शायद फ्लू हो गया है मेरी तरह। इस लड़के ने खुद ही इसकी मुश्किल आसान कर दी थी, मगर सना फिर भी चुप रही। यार कोई बात करो ना, आखिर इतनी चुप क्यों हो? अल्लाह खैर करे सना। क्या बात करूं? सना ने कहा। ये तुम ही हो ना जो मुझसे पूछ रही हो कि क्या बात करूं? मंगनी के बाद से लेकर अब तक तुमने मुझसे कभी इस बारे में राय नहीं ली, फिर एकदम ये इनकलाब कैसे आ गया? सना ने उसका आखिरी जुमला सुनकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। तो वह मंगनीशुदा था, लेकिन अकल से पैदल कि अपनी मंगेतर की आवाज़ तक नहीं पहचान सका। बेवकूफ़। वो अगले नंबर डायल करते हुए बड़बड़ाई थी। फिर उस रात उसने कम व बेश 100 के करीब कॉलें की थी, मगर इसका मसला हल नहीं हुआ था। बाज़ जगह पर लड़कियों ने फ़ोन उठाया, बाज़ जगहों पर शादीशुदा मर्दों ने, जिनमें से कई एक ने दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार करने पर उसे बुरी तरह झाड़ पिलाई थी। एक जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनने पर उसने जब यकदम अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दूसरी जानिब बात करने वाले बड़ी पादराना शफ़क़त से झिड़कते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ और मेरी तो अपनी तुम्हारी जितनी 2 बेटियाँ हैं। ये जो फ़ोन होता है ना, साइंसदानों ने इसे इन मकासद के लिए नहीं बनाया जिनके लिए तुम इस्तेमाल कर रही हो। उसने उनकी बात पूरी सुने बगैर ही दिल बर्दाश्ता होकर फ़ोन रख दिया। चंद जगहों पर फ़ोन करने के बाद उसकी गुफ्तगू बहुत ऊंचे किस्म के लड़कों से हुई थी और उनकी बात का अंदाज़ा ही उसे पसंद नहीं आया था। सो वहाँ भी बात नहीं बनी और बाज़ जगहों पर जहाँ उसने बहुत खूबसूरत और शाइस्ता आवाज़ सुनी थी, तो उन लोगों ने खुद ही उसकी दोस्ती की ख्वाहिश को बड़े आराम से ठुकराया था। उसे लगा कि पूरी दुनिया में उसके लिए कोई अच्छा और शाइस्ता इंसान बचा ही नहीं। वो दिल बर्दाश्ता होकर रात के 2 बजे बिल आखिर उसने कॉलों का सिलसिला मुंतकिब कर दिया। अगले दिन कॉलेज में वो अपने दोस्तों से कह रही थी, भाई ये फ़ोन पर रोमांस में नहीं कर सकती। एक तो बहुत सब्र आजमा काम है और दूसरा बहुत महंगा काम है। आजकल तो फ़ोन का बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए तुम लोग मुझे कोई और आइडिया दे दो। एक बार फिर से सब सर जोड़कर एक नए आइडिया की तलाश में लग गई थी। इस शाम को वो अपने भाइयों को तालीम के फ़वाइद और उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देकर उन्हें पढ़ाने बैठी थी, जब अचानक साथ वाले कमरे में फ़ोन की घंटी बजी थी। तुम लोग यहाँ से हिलना मत, मैं 1 मिनट में आई। वो उन्हें धमकाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। हेलो, आप सना हैं? फ़ोन को रिसीवर उठाते ही किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी थी। जी मैं सना हूँ, आप कौन? उसने थोड़ी हैरतगी से पूछा था। कैसी हैं आप? वैसे तो मेरा ख्याल था अच्छी ही होंगी, आप जैसे लोग बुरे कहाँ हो सकते हैं? इस आदमी ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए चेक कर कहा था। सना को एकदम ऐसा लगा जैसे उसने ये आवाज़ कहीं सुनी थी। बहुत शाइस्ता लहजा और बहुत खूबसूरत आवाज़। उसने याद करने की कोशिश की ये आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी, मगर उसे याद ना आया। क्यों भाई, इतनी चुप क्यों हो गई हैं आप? कोई बात करें ना। आप कौन हैं? मुझे अपना अच्छा दोस्त समझे और दोस्तों के तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे कैसे जानते हैं? सना ने कुछ मुतज्जिब अंदाज में पूछा था। भाई आपको कौन नहीं जानता, आधा लाहौर तो आपके मदाहों में से है। इस बार वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि आधा लाहौर मेरे मदाहों में शामिल है। वे तो समझती थी कि पूरा लाहौर है मेरे मदाहों में शामिल। उसने शौकी से कहा, चलें जी कोई बात नहीं, किसी दिन पूरा लाहौर भी आपके मदाहों के में शामिल हो ही जाएगा। दुनिया को पागल होने में कितनी देर लगती है। इसकी बड़बड़ाहट सना ने सुन ली थी, मगर उसने कमाल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इसे इग्नोर किया था। वैसे आपका नाम क्या है जो आप रख दें? अभी तक नाम के बगैर थे। अभी तक तो बहुत सी चीज़ों के बगैर फिर रहा था। आप मुझे तो बेवकूफ़ लगते हैं। लगते क्या हैं भाई, अल्लाह के फजल से बेवकूफ़ हैं। और ये भी आप जैसी हसीनों की करम फरमाई है। वो भी जवाब देने में चौंक नहीं रहा था। बातें अच्छी कर लेते हैं आप, सना ने उसे सराहा था। आपकी तरह मुझे भी बस यही एक काम आता है। वैसे क्या आप मुझे जवाबी तारीफ़ करना पसंद करेंगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने बताया नहीं कि आप मुझे कैसे जानते हैं। देखिए, बार बार ये सवाल करके अपना मर्तबा कम ना करें। ये तो ऐसे ही है जैसे चाँद पूछने लगे कि कोई उसे कैसे जानता है। बंदा चला के सना ने सोचा था। वो किसी सूरत भी ना तो अपने बारे में कुछ बताना चाहता था और ना ही बताने पर कि वो सना को कैसे जानता है, मगर उसके बावजूद सना को उससे बातें करने में मज़ा आ रहा था। उसे अचानक लगा था कि अब उसकी लव मैरिज हो ही जाएगी। 1.5 घंटे तक उससे बातों में मसरूफ़ रहने के बाद वो जब वापस अपने भाइयों के कमरे में आई तो वो हस्ब तवक्को गायब थे। उसे बेतहाशा गुस्सा आया। ये कौम तरक्की कैसे कर सकती है जिनके बच्चे कामचोर हों और वक्त की कदर ना करें। और बड़बड़ाई थी। फिर वो खाना खाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मूड इतना अच्छा था कि वो अपने भाइयों की पिटाई करने के लिए ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये ज़रूरी काम इसने कल पर छोड़ दिया था।
अगले दिन उसने कॉलेज जाते ही अपनी फ्रेंड्स को ये सारा अहवाल सुनाया था। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के ज़माने में इस कदर बेवकूफ़ लोग भी पाए जाते हैं। सारा ने उस लड़के पर अफसोस का इजहार किया था। फिर भी वो तुम पर फिदा है, ये कैसी शाइस्तगी है भाई। फरजाना ने जैसे धिताई से कहा, वैसे तुम्हें एक्सचेंज से चेक करवा लेना चाहिए, कहीं ये फ़ोन नंबर पागल खाने का तो नहीं था। आजकल वहाँ के बासियों को भी रोमांस का काफ़ी शौक हुआ है। शाज़िया ने इस सारी गुफ्तगू पर गौर व खोज करने के बाद जैसे अपनी राय का इजहार किया था। सना को बेतहाशा गुस्सा आया। तुमने अपनी मंगेतर का चेकअप क्यों नहीं करवाया जब तुम्हारी मंगनी हुई थी? भाई चेकअप करवाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। सब जानते हैं कि वो पागल है और मुझसे मंगनी की ख्वाहिश ने उसकी तस्दीक भी करती थी। फिर ख्वामखा चेकअप करवाने पर बर्बाद क्यों करते हैं पैसा? शाज़िया ने बड़े इत्मीनान से फरमाया था। बुरा मत मानना, हम तो मजाक कर रहे थे, वरना आपसे ज़्यादा कौन खुश हो सकता है। आखिर बेकार के आइडियाज़ देने से तो जान छूटी हमारी। हमारे लिए तो वो बहुत अजीम इंसान है। ऐसे इंसान रोज़ रोज़ कहाँ पैदा होते हैं, क्यों भाई? सारा ने बाकियों से राय ली और सब ने जोर शोर से गर्दन हिलाकर अपनी राय का इजहार किया। अब तुम कोशिश ये करना ये उल्लू हाथ से ना निकले। फरजाना ने अपनी कीमती मशवरे से नवाजा था। सना ने इस मशवरे को अपने पल्लू से बांध लिया। अगले कई हफ्ते तक उसके टेलीफोन वाला रोमांस जोर शोर से चलता रहा। फ़ोन हमेशा वही करता था। सना के इसरार करने के बावजूद उसने कभी भी अपना उसे फ़ोन नंबर नहीं दिया था। आखिर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते? एक दिन सना ने झिंझलाकर कहा, भाई तुमने फ़ोन नंबर लेकर क्या करना है? मैं फ़ोन करता हूँ, ये काफ़ी है। और फिर देखो मैंने तुम्हें फालतू बिल से भी बचा लिया है। इसके पास बहानों का अंबार था और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और जब सना को यकीन हो गया अब किसी भी वक्त वो उसे प्रपोज कर सकता है, तो अचानक उसका फ़ोन आना बंद हो गया। सना का तो बुरा हाल हो गया था। कितने दिन वो रोज़ शाम से रात तक फ़ोन के पास बैठी रही, मगर फ़ोन को ना आना था ना आया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस उल्लू को हाथ से ना निकलने देना। फरजाना ने उस दिन कॉलेज में उसकी राम कहानी सुनने के बाद कहा, मगर आप ये भूल गई थी कि एक उल्लू खासा अक्लमंद परिंदा है। इस लिहाज से तो ये बंदा वाकई उल्लू निकला है। सारा ने तबसरा करना ज़रूरी समझा। भाई बुजुर्ग सही कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। किस्मत अच्छी थी इस बंदे की, बर वक्त अकल आ गई। शाज़िया ने एक लंबी सांस भरकर कहा था। सना ने दांत पीसते हुए कहा था, किसी ने सही कहा था, दोस्त मार आस्तीन होते हैं। किसी ने नहीं, जब तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो ये तुम्हारा अपना ही इरशाद है। शाज़िया ने चिप्स से शुगल फरमाते हुए कहा, तुम लोग दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। बड़ी जल्दी पता चल गया आपको। अब बराए मेहरबानी हमें एरियल से साफ करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह भी तुम्हारा टीवी पर आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम इससे साफ होने वाले नहीं हैं। सारा ने शाज़िया के चिप्स के लिफाफे में शमूलियत ज़रूरी समझते हुए कहा, तुम लोगों को मेरे दुख की गहराई का एहसास ही नहीं है। सना ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बहन कितनी दफ़ा तुम्हारे दुख की गहराई का एहसास करें, तुम्हारे दुख की गहराई तो कम होने में नहीं आ रही। मेरी मानो तो ये लव मैरिज का ख्याल छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में लव मैरिज है ही नहीं। सारा ने काफ़ी साफ गवाही का मुजाहिरा किया था। तुम गम ना करो सना, दुनिया अभी बेवकूफ़ों से खाली नहीं हुई। एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, कोई ना कोई तो एक तुम्हारे किस्मत में होगा ही। एनी ने उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा, फिर तुम सुबह पहुंच रही हो? फरजाना ने उससे पूछा। हाँ भाई, अब कितनी दफ़ा तुम्हें यकीन दिलाओ कि मैं वाकई सुबह आ रही हूँ। बस ठीक है, बाकी काम मेरे ज़िम्मे है। फरजाना ने सना को यकीन दिहाई करवाते हुए कहा। फिर अगली सुबह वो 9 बजे के करीब फरजाना के घर पहुँच गई। देखो आज इस मुहिम का सबसे अहम मरहला सिर करना है, तुम्हें इसलिए बहुत मुहतात रहना होगा। घर से निकलते वक्त फरजाना ने उससे कहा था। फिर इसी मौजू पर बात करते हुए वो ज़हरा खाला के घर पहुंच गई, जो फरजाना के घर से थोड़े ही फासले पर था। ओ सना बेटी आई है, आज तो अच्छा कि फरजाना तुम इसे ले आई। ज़हरा खाला ने उसे देखते ही अपनी खुशी का इजहार किया। नाश्ता करोगी तुम? ज़हरा खाला ने उन दोनों से पूछा। नेकी और पूछ पूछ, हमें तो दुनिया में पैदा ही इसी काम के लिए किया गया है। ज़हरा खाला फरजाना की बात पर मुस्कुराई। फिर बैठो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। वो उठते हुए बोली, अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नहीं भाई, तुम्हें पता है आज छुट्टी का दिन है और फारूक तो 10 बजे के करीब ही सोकर उठता है और मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। इतनी सुबह नाश्ता बनाकर रखने का क्या फ़ायदा? अब फारूक उठने ही वाला है, इसलिए मैं अब नाश्ता बनाऊंगी। अरे तो बस ठीक है, आज नाश्ता आप नहीं बनाएंगी, सना बनाएगी। आपको तब पता चले कि इसके हाथ में कितना जायका है। सना फरजाना की बात पर होले से मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, मेहमानों से कोई इस तरह काम लेता है क्या? पकाओ और खा लो। तुम तो बैठो, मैं खुद नाश्ता बनाती हूँ। ज़हरा खाला ने फरजाना की पेशकश सर से रद्द करती थी। आप हमें मेहमान क्यों समझती हैं? क्या हम आपकी बेटियाँ नहीं हैं? कहती तो आप हमें बेटी हैं, मगर बात पर वही गैरों वाली करती हैं। बस आज का नाश्ता तो सना ही बनाएगी, आप बैठी रहें। फिर फरजाना ने उनके ना करने के बावजूद सना के साथ किचन में चली आई थी। इसे कहते हैं चपड़ी और दो दो। ऐसा मौका तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, मगर फिक्र ना करो, चीज़ें मैं तैयार करूँगी, पेश तुम करना अपने ट्रेडमार्क के साथ। फरजाना ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा।
ज़रा खाला फरजाना की अम्मी की कज़न थी। उनका एक ही बेटा था फ़ारूक, बहुत अक्कड़ किस्म का, मगर ना सिर्फ शक्ल अच्छी थी बल्कि उसके रुपया भी बहुत था। इसके पास तो फरजाना को सना के मसाइल का हल यही नज़र आया कि वो सना और फ़ारूक का रोमांस कराए। इस बार आइडिया एक दूसरे राइटर के अफसाने से लिया गया था। सना को खाने के सिवा और कुछ आता जाता नहीं था, मगर फरजाना ने ज़ारा खाला के सामने उसके सलीके के बारे में ज़मीन आसमां के कलावे मिला दिए थे। फिर एक शाम वो उनसे मिलवाने भी ले गई। ज़ारा खाला को ना सिर्फ उसकी शक्ल व सूरत पसंद आई थी बल्कि तौर तरीके भी पसंद आए, जिनके बारे में फरजाना ने उसे खास और सख्त ताकीदें की थी। ज़ारा खाला को ये शर्माती, झिझकती, नजरें झुकाई रखने वाली, शर्मीली, हंसने वाली और आहिस्ता आवाज़ में बोलने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगी। फिर फरजाना के साथ अक्सर उनके घर जाने लगी। एक दो बार उसका सामना फ़ारूक से भी हुआ, मगर वो उस पर एक नज़र ना डालता था। जब ज़ारा खाला उसके सलीके की अच्छी तरह कायल हो गई, फरजाना अपनी बनाई हुई हर चीज़ का नमूना सना के नाम के टेक के साथ उन्हें पेश करती। तो एक दिन इसी राइटर के अफसाने का दूसरा मरहला पर काम शुरू करने का वक्त आया। देखो, ये बंदा भी अफसाने की हीरो की तरह अपने कमरे में बहुत काट कबाड़ रखता है, और उसकी अम्मी की तो जरूरत नहीं होती कि वो उसके कमरे की किसी चीज़ को हाथ भी लगाए। बिल्कुल तुम्हारी पसंदीदा राइटर की तरह। अब तुम्हें ये करना है कि इसका कमरा साफ करना है। ऐसे अच्छे तरीके से कोई जमेदार भी क्या करता होगा। ये सफाई वाला नुस्खा बड़ा आजमूदा है। इस राइटर के अलावा भी कई राइटर्स ने इस्तेमाल कर चुकी हैं, और 99.99% ये अमकान है कि हीरो और हीरोइन में लव मैरिज हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी अपने कमरे की भी सफाई नहीं की, और अगर फ़ारूक तुम्हारा गंदगी से भरपूर कमरा देख ले तो उसे वैसे भी तुमसे इश्क हो जाएगा। मगर चूंकि अभी तक किसी अफसाना निगार ने ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं लिखी जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे की गंदगी कमरे देखकर आपस में मोहब्बत करें, तो इसलिए हमें भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और वही आइडिया इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी राइटर्स करती हैं। अब तुम ये ज़हन में रखना कि इस कमरे की सफाई तुम्हारी पूरी जी जान से ईमान का आधा नहीं पूरा हिस्सा समझकर करनी है। एक दिन पहले उसे फरजाना ने फ़ोन पर हिदायत दी थी, और आज जब वो दोनों वहाँ पहुँची थी तो उन्हें नाश्ता बनाने का मौका भी मिल गया। फरजाना ने अपनी कुकिंग की सारी सलाहियतें आजमा डाली। बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता उसने सिर्फ 1 घंटे में बना डाला। भाई ज़ारा खाला, ये सना तो बहुत ही माहिर है। मैं तो इसे नाश्ता तैयार करते देखकर हैरान ही रह गई। क्या फुर्ती है भाई, क्या सलीका है। कम अज़ कम ये बात मुझ में तो नहीं है। नाश्ता तैयार करने के बाद फरजाना ने किचन से निकलकर लाउंज में आकर कहा था। ज़रा खाला उसकी बात पर मुस्कुराई। वो बच्ची तो शक्ल से ही सुगड़ और सलीकेमंद लगती है। अभी वो दोनों उसकी मदाह सुराई में मसरूफ़ थे कि उसने लाउंज में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। फरजाना, तुम भी मदद करो ना इसकी। ज़ारा खाला ने फरजाना को हिदायत दी। खाला, वो कर लेगी, आप तो पता है मेरा दिल नहीं लगता ये उठा कर चीज़ें लाने और सजाने में। फरजाना ने दानस्ता तौर पर सुस्ती का मुजाहिरा किया। रहने दे खाला, मैं कर लेती हूँ, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। सना धीमे लहजे में नजरें झुकाते हुए कहा। फरजाना ने दिल में दाद दी थी। ज़ारा खाला मुतासिर हुई थी। फ़ारूक भाई उठ गए हैं तो उन्हें नाश्ते पर बुला लेते हैं। फरजाना ने कहा। उठ तो गया है, ये म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही तुमको, मगर यहाँ नाश्ता कहाँ करेगा तुम लोगों के होते हुए, मगर मैं बुला कर लाती हूँ। फरजाना ज़ारा खाला के मज़ीद कुछ कहने से पहले ही फ़ारूक के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। वो अभी आते हैं। फरजाना कुछ देर बाद दोबारा लाउंज में नमदार हुई थी। अच्छा, अगर वो आ ही रहा है तो फिर कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, क्यों सना? ज़ारा खाला ने सना से पूछा। ठीक ही खाला, जैसे आप कहें। सना ने अपनी एक्टिंग जारी रखी थी, और फिर चंद लम्हों के बाद सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस आफ्टर शेल्फ शन से महकता हुआ फ़ारूक लाउंज में दाखिल हुआ था। सना को देखकर वो एकदम ठिठक गया, मगर फिर उसने सेंट्रल टेबल पर अपना ब्रीफ केस रखा और खामोशी से नाश्ते की मेज़ पर विराजमान हो गया। आओ बेटा, तुम दोनों भी आ जाओ। ज़ारा खाला उन दोनों की दावत देते हुए खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। उनकी बात पर फ़ारूक के चाय का कप खींचते हुए हाथ ठिठक गए थे। अब उसने डाइनिंग टेबल को गौर से देखा था, और इतने ज़्यादा बर्तनों का मकसद उसके दिमाग में वाज़ेह हुआ था। उसने इन दोनों को डाइनिंग टेबल पर करीब आकर कुर्सी खींचकर बैठते देखा। आज नाश्ता सना ने तैयार किया है, क्या लज्जत है इसके हाथ में, ये शाही टुकड़े खाकर देखो। ज़ारा खाला ने तारीफी प्रोग्राम शुरू किया था। उसने एक नज़र उठाकर सना को देखा, फिर अपने सामने मौजूद शाही टुकड़ों को, फिर उसने चाय की कप से आखिरी 2 घूंट लिए और टेबल से उठ गया। फ़ारूक, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? इतनी जल्दी उठ गए? ज़ारा खाला ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, बस मुझे चाय ही पीनी थी, मुझे कहीं जाना है आज, उसने ब्रीफकेस उठाते हुए कहा। फिर वो मजीद कुछ कहे बगैर लाउंज से निकल गया। सना ने मायूसी से फरजाना को देखा, जिसकी आंखों ही आंखों में उसे तसल्लियां दे रही थी। खाला, ये फ़ारूक भाई का कमरा तो बहुत ही गंदा है। हाँ बेटा, मैं अब क्या करूँ, वो तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देता। कई हफ्तों के बाद मुलाजिम सफाई करता है, वो अभी कुछ सर पर खड़ा होकर। आप फिक्र ना करें खाला, आज हम दोनों मिलकर इनका कमरा साफ कर देंगे, और ऐसा साफ करेंगे वो खुश हो जाएंगे। फरजाना ने खाला को यकीन दिलाया, मगर खाला परेशान हो गई। नहीं बेटा, वो पसंद नहीं करता कोई उसकी इजाज़त के बगैर कमरे में जाए। खाला, कुछ नहीं होगा, आप तो फिक्र ही ना करें। सफाई कैसे नापसंद होती है, और फ़ारूक भाई को भी नहीं होगी। खाला फरजाना को मजीद नहीं रोक सकी। सना ने फ़ारूक के कमरे में दाखिल होते ही चीखें मारी थी। इतना गंद! फरजाना ने, इतना गंद कमरे में तो मर जाऊंगी साफ़ करते करते। वो तकरीबन रो देने को थी, मगर साफ़ तो करना ही था। तुम ये सब लव मैरिज करना चाहती हो या नहीं?
और वैसे अफसाने की हीरोइन कभी ये बात नहीं कहती जो तुम कह रही हो। फरजाना ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मदद करो मेरी। हीरोइन हमेशा सारी सफाई खुद करती है, वरना रोमांस नहीं होगा, समझी? फरजाना दरवाजा बंद करके चली गई। उसने बेचारगी से कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में हर तरफ काट कबाड़ किचड़ किचड़ पड़ा था। कहीं कैंट्स का ढेर, रैक्स के अलावा वो हर जगह था। धूल और मिट्टी हर एक चीज पर मौजूद थी। उसे हैरत थी कि अगर ये चीजें इस्तेमाल होती थी फिर इन पर इतनी मिट्टी कैसे मौजूद है? कैसे कैसे गंदे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में? उसने दिल में सोचा था, फिर काम पर जत गई। 2 घंटे बाद कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी। फरजाना ज़हरा खाला के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। हो गई सफाई? उसे देखते ही उसने पूछा था। ज़हरा खाला बहुत शर्मिंदा थी। तुमने ख्वामख्वाह इतनी तकलीफ उठाई, इसका कमरा तो फिर गंदा ही होता है बहुत। कोई बात नहीं खाला, मुझे खुशी होती है घर का काम करने पर। बड़ी मीठी आवाज़ में उसने मुस्कुराकर कहा था, ज़रा एक नज़र मैं भी कमरे को देख लेती हूँ। फरजाना पता नहीं क्यों मशकूक थी, मगर कमरे का दरवाज़ा खोलते ही एक आवाज़ तेज़ीन उसके हलक से बरामद हुई। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो कुछ देर पहले वाला कमरा लग ही नहीं रहा। पक्की बात है सना, इस बार तुम्हारा काम हो जाना है। वो तुम्हारे सलीके का कायल हो ही जाएगा। और इस बार वाकई उनकी दुआएं और मेहनत रंग लाई थी। 1 हफ्ते के बाद फारूक की मंगनी फरजाना से हो गई थी। देखा, मैं सही कहती थी ना, ये दोस्त वाकई मारा आस्तीन होते हैं। अब देखो उसे कितनी घनी निकली है, कितनी मिस्ती बनकर बैठी। ये ज़रा ख्याल नहीं आया उसे मेरे हक पर डाका डालते हुए? ये जो लव मैरिज नहीं हो पा रही थी ना, इसमें तुम लोगों का ही हाथ है। तुम लोग मेरे हर मंसूबे को नाकाम बना देते हो। तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश पूरी हो। सना 1 घंटे से दवाइयाँ दे रही थी और फरजाना शर्मिंदा से सामने बैठी अपने हाथ में पहनी अंगूठी को घुमा रही थी। अरे क्या नहीं किया इस बार मैंने? कौन सा पापड़ नहीं बेले जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? 1 माह तक उनके घर जा जाकर ड्रामा करती रही, अपनी आवाज़ तक बदल कर ली, अपनी ज़बान पर काबू लिया, मगर फिर भी क्या फ़ायदा हुआ? मुझे आखिर में ये चुड़ैल उसे ले उड़ी और फिर वहीं की वहीं हूँ मैं। अब मामला फरजाना की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं कुछ देर पहले तक उस मंगनी पर वाकई शर्मिंदा थी, मगर अब नहीं हूँ। बार बार सफाई की दुहाई दे रही हो। साफ किया था तो उन्होंने सिर्फ कूड़ कबाड़ उठाकर उसके बेड के नीचे जमा कर दिया था, जिसे अपने कमरे में करती हो। उसने जो बेकार कागजात फाइलों से निकालकर उनका ढेर लगाया हुआ था, तुमने उन्हें फिर से उस काम के कागजात की फाइलों में लगा दिया। फिर दोपहर में तुमने उसके टेरेस पर रखे हुए पौधों को पानी दिया और एक भी पौधा ज़ाया होने से नहीं बचा। जो पौधे उसने अंदर रखे हुए थे वो उसने बाहर मंगवाए हुए थे और उन्हें एक खास हद से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता था, और तुमने उन्हें पानी से भर दिया, सत्यानाश मार दिया उनका। और तुम्हें किसने कहा था कि टेरेस पर रखे हुए गमलों से फूल तोड़कर गुलदस्ते बना बनाकर उस कमरे में सजाओ? वो गैर मुल्की पौधे थे और साल में उन पर एक बार फूल आते हैं, और तुमने चुन चुनकर उन्हें तोड़ तोड़कर कमरे में सजा दिया। जूतों पर पॉलिश करने को मैंने कहा था और तुमने उसके सफ़ेद जोगर्स तक पर पॉलिश फेर दी। कौन हेमक फिरता है जोगर्स पर पॉलिश? अखबारात और मैगजीन उठाकर रखने की बजाय तुमने उनमें से तस्वीरें काटी। हॉलीवुड के एक्टर्स की सत्यानाश मार दिए तुमने उन मैगजीन का। गंदे कपड़े तुमने लपेटकर साफ कपड़ों के साथ ही अलमारी में ठोंस दिए। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा करने की बजाय तुम बढ़ बढ़कर बातें कर रही हो। इस दिन जब वो वापस आया था अपने कमरे जाकर उसने तुम्हारे कारनामों को दरियाफ्त करना शुरू किया तो हंगामा मचा दिया था। ज़हरा खाला ने मुझे इसी वक्त घर से बुलवाया और रात 8 बजे तक मैं रोती रही, उसका कमरा ठीक करते रही थी। क्रिस्टल के जो डेकोरेशन पीस तुमने तोड़ने के बाद खिड़की में छुपाए थे वो भी मैंने बरामद कर लिए थे, और मैं तो इस वक्त कोस रही थी जब मैंने उस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया था। जितनी शर्मिंदगी मुझे ज़हरा खाला और फारूक के सामने उठानी पड़ी थी ना, वो मैं ही जानती हूँ। और जो झाड़ू मुझे अपने घर वालों से खानी पड़ी हैं उसकी बात तो पूछो ही मत। और फिर भी बड़ी मजलूम बन रही हो। उसकी दोस्त की हमदर्दियाँ एकदम फरजाना के साथ हो गई। तुम्हें अब सना शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, कामचोरों की लव मैरिज कभी नहीं होती। कामचोरी और लव मैरिज 2 मुतनाज़ियात चीज़ें हैं, और तुम वैसे भी, तुम्हारी लव मैरिज हो ही नहीं सकती। कौन सा अरबा इस्तेमाल नहीं किया तुमने? हर वाइडर का आइडिया इस्तेमाल कर लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें ना तो तुम्हारा कोई कज़न इस काबिल है कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। लोगों के घर जा जाकर तुम बुरी तरह ख्वारी हुई हो। मोहल्ले में इज्जत की वजह से वहाँ कोई रोमांस का इम्कान नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की, वहीं से कोई इजाफा रिश्ता बरामद हो जाए। टेलीफोन पर रोमांस का असर तुमने देख लिया। नालायक तुम इतनी हो कि कहीं कोई नौकरी भी तुम्हें नहीं मिल सकती कि वहीं रोमांस का कोई चांस होता। अपने कॉलेज में एजुकेशन भी नहीं कि वहीं से तुम्हें कोई सहारा मिल जाता। और तुम्हें तो आज तक किसी लड़के ने छेड़ा भी नहीं। किसी किस्मत दी है तुम्हें अल्लाह ने, और जो आइडिया हमेशा कामयाब रहता है तुमने उसे अपनी हर हरामी और काम चोरी से गंवा दिया। और वैसे भी जिस तरह की तुम्हारी हरकत है, तुम्हारी अरेंज मैरिज भी हो जाए तो तुम उस पर भी शुक्र अदा करना। सना की भां में और इजाफा हो गया था। फरजाना आज सफाई का मुजाहिरा कर रही थी। हाँ सही कह रही हो फरजाना, तुम ये घटिया किस्म के शौक पालने से बाज आ जाओ। इतनी कोशिश काफ़ी है। अब काम नहीं बना तो बस छोड़ो इसे और कोई ढंग के काम सीखो, और ये भाबा बंद करो अपनी। ये कोई शालामार बाग नहीं है कि तुम्हारी भाबा सुनकर कोई शहजादा सलीम आ जाएगा। ये कॉलेज का लान है। यहाँ अगर कोई आया भी तो वो 55 साला माली होगा जो हमेशा हमें और ख़ास तौर पर तुम्हें यहाँ से उठाने आता है, क्योंकि तुम जहाँ बैठती हो
वहाँ की घास चुन चुन कर तोड़ देती हो। समझी, बंद करो अभी अपना मुँह। शाजिया ने उस पर उसे डांटा था। बहुत दिन तक वो उदास फिरती रही थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, वरना शायद खुद ही दोबारा कोई कोशिश करती। काम चोरी के नकाइज का उसे पहले बार एहसास हुआ था, लेकिन सिर्फ एहसास ही हुआ था, इसलिए अमली तौर पर अपना काम चोरी खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की थी। सारा दिन ख्याली पुलाव पका पकाकर वो खुद को मसरूफ रखती थी। खैर, मसरूफ रखने के कुछ और तरीके भी वो इस्तेमाल किया करती थी, जिनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा भाइयों की पिटाई थी। फिर इन्हीं दिनों में उसके लिए एक रिश्ता आया था। अम्मी ने उसे जिक्र किया और उसने खामोशी से हामी भर ली। लव मैरिज नहीं तो फिर अरेंज मैरिज कहीं भी हो जाए, उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसके वालिदैन ने हाँ कर दी क्योंकि रिश्ता ही इतना अच्छा था कि उन्होंने गौर खोज भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया। इसके भाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वह बड़े इत्मीनान और सुकून से उससे पिटते थे। बस ज़रा सब्र करो, मार के दिन थोड़े हैं। आसिम हर दफ़ा पिटने के बाद यही गिनता था। सना के सारे ख्वाब बिखर चुके थे। घर में उसकी मंगनी की तैयारियां हो रही थी और उसने लड़की के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी, ना ही उसे उसकी तस्वीर देखने का इश्तियाक हुआ था। उसे बार बार उस लड़की का ख्याल आता जो उससे फ़ोन पर बात किया करता था, और जितनी बद्दुआएं उसे याद आती वो उसे दे चुकी थी। उसे तो फ़ोन की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। क्या फ़ायदा हुआ फ़ोन लगवाने का। एक अफसाना निगार की हीरोइन है, हमेशा फ़ोन पर ही रोमांस करके लव मैरिज करती हैं, और एक ये है हमारा कमबख्त फ़ोन। फ़ायदा कोई हुआ नहीं। हाँ, बिल आ जाता था कमबख्त हर महीने, और जलकर ऐसे सोचती जैसे फ़ोन की इजाद इसी मकसद के लिए की गई थी। बाजी, आपका फ़ोन है, उस शाम आसिम ने उसे पुकार कर कहा था। उसने सोचा किसी दोस्त का फ़ोन होगा, क्योंकि आजकल उसकी फ्रेंड्स बार बार उसे फ़ोन किया करती थी। हेलो, क्या हाल है आपका। वो फ़ोन पर उभरने वाली आवाज़ को सुनकर साकित हो गई थी। पहचानने में ताखीर नहीं हुई थी उससे। क्यों भाई, खामोश क्यों है। ऐसे अचंभिये का काम तो ना किया करें। उसकी चेखती आवाज़ सुनकर उसका खून उबलने लगा। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, सारी दुनिया की लानत हो तुम पर। कहाँ मर गए थे, ज़मीन निकल गई थी, आसमान खा गया था तुम्हें जलील कमीने। दिल को तसल्ली हुई कि आप वही हैं जिन्हें हमने दिल में बसाया था। कुछ और कहना हो तो वो भी कह लीजिए, ताकि कोई दिल में हसरत ना रहे आपके। दूसरी तरफ से वही इत्मीनान बरकरार रहा। सुनो, तुम अब मुझे कभी फ़ोन मत करना। मेरी मंगनी हो रही है, अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। वाह भाई, क्या बात है, आपने तो कारनामा कर दिया। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मंगनी की कोई मिठाई खिलाएं हमें। उधर सदमे की कोई कैफियत नहीं थी। सना को मजीद सदमा लगा। तुम्हें तो मैं जूते खिलाऊंगी, और वो भी दर्जनों के हिसाब से। एक बार नज़र तो आओ। नज़र भी आएंगे, नज़र भी आएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। मगर आपके पास कोई अच्छी डिश नहीं है। कभी जूते खिलाती हैं, कभी गोली। कोई चेंज लाए ना। दुनिया में और भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, और मुझे वैसे भी कोई तजुर्बा नहीं है इन चीज़ों का। वो उसकी बात पर कुछ हैरान हो गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कभी तुम्हें गोली खिलाने की बात की है। अरे याद नहीं है आपको। आपने कहा नहीं था कि आप मुझे गोली मारेंगी, कुत्ते को मारने के बजाय। उसके हाथ से टेलीफोन छूटते छूटते बचा। उसे याद आया कि उसे पहली दफ़ा उसकी आवाज़ मानूस क्यों लगी थी। एकदम वो घबरा गई। चच्चे भाई, आवाज़ क्यों बंद हो गई। कुछ कहिए जनाब। ऐसे दरख्शाएं रिवायत के मुताबिक बामुश्किल उसके मुँह से आवाज़ निकली थी। ये तुम हो। बिल्कुल जनाब, ये मैं हूँ, आपका खादिम, आपका गुलाम। वो शौका हो रहा था। तुमने मेरा फ़ोन नंबर कैसे लिया था। आप खुद ही दे गई थी, याद है आपको। आपका बैग गिरा था मेरे पोर्च में, तब उसमें से आपका कॉलेज आईडी कार्ड गिर गया था। इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आया, मगर आपके जाने के बाद मुझे नज़र आया था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सना आप हैं या वो दूसरी लड़की, क्योंकि आईडी कार्ड पर तस्वीर नहीं थी। खैर, मैंने कार्ड पर लिखे हुए नंबर को ट्राई करने की कोशिश की। चंद दिन तो फ़ोन आपकी अम्मी ने उठाया था, और मैं फ़ोन बंद करता था। मगर एक दिन आपने फ़ोन उठा लिया, और मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली थी। इस मामले में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपसे बेहतर है। मुझे रोमांस करने का शर्फ भी अता फरमा दिया। जो जो आपसे गुफ्तगू करता रहा, आपके इश्क में मजीद गिरफ्तार होता गया। आपकी बेवकूफ़ी का फ़ैन हो गया। मुझे लगता था कि दुनिया में मैं अकेला ही बेवकूफ़ हूँ, मगर आपसे मिलकर और फिर आपसे बात करके और आपके बारे में मजीद जानकर मालूम हुआ कि इस बड़ी दुनिया में मैं तन्हा नहीं हूँ, और भी दुनिया में हैं बेवकूफ़ बहुत अच्छे। फिर आपको देखने के बाद आपके कॉलेज भी जाता रहा। फ़ोन पर बातें करने से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आप लव मैरिज के शौक़ में गिरफ़्तार हैं, मगर आप उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब आपने मेरे दोस्त के कमरे की सफाई करने के बजाय सफाया करने की कोशिश की। हैरान होने की ज़रूरत नहीं भाई, फ़ारूक मेरा दोस्त है। पहले मुझे पता नहीं था कि आपने उसके घर का आना जाना शुरू किया है। मैंने तो उन दिनों अचानक अमेरिका चला गया था। आपको बताने के लिए कई बार फ़ोन किया, मगर आपसे बात नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन या तो आपकी अम्मी उठाती थी या आपके अब्बा। सो आपको बताए बगैर ही जाना पड़ा। जब वापस आया तो फ़ारूक ने अपनी मंगनी का किस्सा आपके सलीके के साथ सुनाया था। आपका नाम सुनकर मैं चौंका था, मगर सना तो और भी हो सकती हैं। हालांकि दिल पुकार पुकार कर कह रहा था सना तो और भी हो सकती हैं, मगर बेवकूफ़ एक ही है। फिर जब उसने अपनी मंगेतर की तस्वीर दिखाई तो मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि फरजाना भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी
जो आपके साथ इंसान और कुत्ते की रेस में शामिल थी। मैंने सोच लिया कि अब मामला हद से बढ़ता जा रहा है, आपकी लव मैरिज का शौक पूरा करना ही पड़ेगा, वरना ज़माने पर पता नहीं आप क्या क्या सितम ढहाएंगी। इसकी बातों से सना पर घड़ों पानी पड़ता जा रहा था और वो बोलता जा रहा था। तो फिर मैंने अपनी अम्मी और अपनी बहन से कहा कि वो इस एड्रेस पर रिश्ता लेकर जाएं। इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़े वो एक अलग कहानी है, जो आपको शादी के बाद आपकी सास खुद सुनाएगी। वो अब साख्ते के आलम में थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं आपके वालिदैन कोई गड़बड़ ना कर दें, मगर वो तो आपसे इस कदर तंग बैठे हैं कि उन्होंने हाँ करने में ज़रा देर न लगाई। हाँ, आपके भाई नंबर 1 में अजीम इंसान बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। उसने मेरी बहन को हाँ किए जाने पर आपके हालात ज़िंदगी और अमाल ज़िंदगी बताने के साथ साथ कहा था, अभी भी वक्त है, सोच लें, आप अच्छे लोग हैं, फिर ना कहिएगा हमें लड़की के बारे में कुछ बताया नहीं था। मुझे फ़ख्र हुआ था आपके भाई पर और मैंने तय कर लिया था कि मैं आपसे शादी करके इससे आपके जुल्म व सितम से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। ये इस अजीम इंसान के लिए मेरा हकीर सा नजराना होगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपका होने वाला मंगेतर हूँ, आपके भाइयों के लिए मसीहा हूँ। और आप अपने होने वाले मंगेतर का नाम तो जानती होंगी, है ना? अपना नाम मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम सादी है, लेकिन शेख सादी के कबीले से मेरा कोई निस्बत ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होने का इम्कान है, क्योंकि आपसे शादी के बाद तवानाई वाली किसी बात की तो नहीं की जा सकती। बहुत खबीस इंसान हो तुम और सीधे दोज़ख में जाओगे। एक लंबे वक्फे के बाद वो बोली थी, मगर अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह शदीद किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से दो चार हो रही थी। खैर, तुमसे शादी इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है कि मुझे इसके लिए दोज़ख में जाना पड़े। वैसे आपस की बातें, अमाल मेरे जैसे हैं, उनकी बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे वैसे भी वही भेजना था तुम्हारी तरह। वो सीधा आपसे तुम पर आ गई थी। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त भी बड़े कमीने हैं। क्रिस्टल के 2 पीस टूट गए, मैगजीन से चंद तस्वीरें काट ली, कुछ पौधे खराब हो गए। क्या हुआ? ऐसा क्या किया था मैंने जिस पर इतना हंगामा बर्पा किया था? क्या सफाई करते हुए नुकसान नहीं होता? हाँ, वाकई इतना तो नुकसान हो ही जाता है। वैसे मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सफाई की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तुम ख्वामख्वाह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो। हर बंदे को हर काम नहीं आता, मगर यहाँ मसला है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं आता और जो आते हैं वो करने का काम नहीं है, जैसे ये लव मैरिज का काम। सना को उसकी बात पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने झूठ बोलना ज़रूरी समझा। ख्वामखा गलत फहमी है तुम्हें, मुझे इस किस्म का कोई घटिया शौक नहीं था। यार, अब इतना झूठ तो ना बोलो। फरजाना ने काफ़ी तफसील गुफ्तगू हुई है मेरी तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में और तुम्हारी कोशिशों के बारे में, और ये जानकर तो सदमे से मुझे हार्ट अटैक होते होते रह गया कि तुम मेरे घर रोमांस करने के लिए आई थी, और मेरी किस्मत देखो कि एक कुत्ते की वजह से ये नादिर मौका मेरे हाथ से निकल गया। सना का दिल चाह के ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फरजाना ने उसे किसी भी सफाई के काबिल नहीं छोड़ा था। भाई, अगर तुम चुप रहकर शर्मिंदा हो रही हो तो ये काम ना करो, बहुत मुश्किल काम है ये। तुम सिर्फ वही काम किया करो जो तुम कर सकती हो। शाम को मेरी बहन तुम्हें लेने आएगी मंगनी की अंगूठी पसंद करवाने के लिए, तुम उनके साथ ज़रूर आना। मुझे नहीं आना, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। सना ने फ़ौरन इनकार कर दिया। ए बुलंद किरदार, बा हया, इफ़्फ़त, मशरकी दोशीज़ा, मुझे वाकई यकीन आ गया कि तुम बहुत ही अजीम हो, और जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और कहा है वो वाकई गलत फहमियों और अफवाहों पर मबनी है जो तुम्हारी हासिदीन ने फैलाई है। इसलिए कल शाम को आप अपने जलवे की तमवानियों से अपने इस हकीर गुलाम को ज़रूर नवाज दीजिएगा, ताकि उसे यकीन आ जाए कि इसकी मंगनी उसी खातून से हो रही है जिसकी अजमत एक दुनिया मुतारिफ है। इस बार वो खिलखिला कर हंसी थी। मैं सोचूंगी, आज तक कभी ये काम किया है तुमने? नहीं, मगर कल शाम ज़रूर करूँगी। खुदा हाफिज़, अपने अजीम भाई को मेरा सलाम पहुंचा देना। सादी ने शरारत भरे अंदाज में ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाँ ज़रूर, सलाम ही नहीं और भी बहुत कुछ पहुंचाऊंगी मैं उस आस्तीन के सांप को। और बड़बड़ाई थी। बेड के नीचे से उसने जूते और बेड निकाल लिया था। और मेरी फ्रेंड कहती हैं कि मेरी किस्मत में लव मैरिज नहीं है, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। ओए आसिम, अंदर आ ज़रा, उसने वहीं से चिल्लाकर कहा था। लाउंज से आसिम के कदमों की आवाज़ के साथ साथ गुनगुनाहट की आवाज़ करीब आ रही थी। बस ज़रा सब्र कर, मार के दिन थोड़े हैं। वो बेड थाम कर दरवाज़ा खोलती हुई मुस्कुराई थी। जी तो मोहतरम नाजरीन, आज हमारा ये नोवेल ख़त्म हो गया। आप लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों ने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की स्टोरीज़ और नोवेल आप लोगों को मिलते रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।